आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 156। कह रहा है मंगोलियन आइडियोसिटी ड्यू टू ट्राइसोमी इन 21 क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो 21वें नंबर क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो जाए यानी 3x क्रोमोसोम हो जाए, इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते थे। पीछे बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको सॉल्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़ ही चुके हैं। कह रहा है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज caused when fertilization takes place between gamete are। तो ये देखिए आपके इस NCERT वाले चैप्टर में नहीं है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है आगे किसी चैप्टर में हो तो उसके लिए हम लोग आगे समझ लेंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो बीमारी होती है, इसमें क्या होता है कि अगर पुरुष RH पॉजिटिव है, महिला RH निगेटिव है, तो जो पहला बच्चा माँ के गर्भ में पलता है, तो पुरुष चूँकि RH पॉजिटिव है, महिला RH निगेटिव है, तो पहले बच्चे में तो उतना दिक्कत नहीं होती है इस पॉजिटिव एंटीजन की वजह से, क्योंकि एंटीबॉडी बनने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो भीषण पीलिया से ग्रस्त होता है। अगली बार क्या होता है, जब दूसरा बच्चा होता है तो माँ में भी इस पॉजिटिव वाली एंटीजन पहुंच जाती है, जिससे एंटीबॉडी बनने लगती है। उसके कारण क्या होता है कि वो बच्चा जो है मृत पैदा होता है, ये समस्या होती है। इसी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बीमारी कहते हैं। आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए ज़्यादा हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये बीमारी तब होती है जब मेल RH पॉजिटिव हो और फीमेल RH निगेटिव हो और इनकी शादी हो जाए। अब इसका सलूशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है इस चैप्टर में। अगर होगा आगे तो फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 158, जो क्वेश्चन नहीं NCERT में अब नई बुक में, उनको काटते जाइए, क्रॉस करते जाइए, तो जब नीट का पेपर आएगा तो उसमें रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 158 आ जाता है, कह रहा है इन ड्रोसोफिला द XXY कंडीशन लीड्स टू फीमेलनेस whereas in human being the same condition leads to Klinefelter syndrome in male it proves। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ड्रोसोफिला में XXY कंडीशन हो जाती है तो उसमें फीमेल के कैरेक्टर शो होते हैं, लेकिन यही बात अगर ह्यूमन में हो जाए तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम शो करती है। तो कह रहा है ये क्या प्रूव कर रही है, इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि जो ये Y क्रोमोसोम है हमारा, वो सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आता है या एक्टिव है। तो ये X क्रोमोसोम हमारा ये बात बताता है कि वह व्यक्ति मेल है, जबकि ड्रोसोफिला के केस में ऐसी स्थिति नहीं है। तो इन ह्यूमन बीइंग Y क्रोमोसोम इज एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी मेल है कि फीमेल है, इस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए Y क्रोमोसोम जिम्मेदार है ह्यूमन में, जबकि ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है Y क्रोमोसोम डज नॉट प्ले एनी रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला के केस में ये Y क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल अदा नहीं करता है। इन ह्यूमन बीइंग, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो XXY इज फिनोटिपिकली मेल। तो फिनोटिपिकली अगर देखा जाए दृश्य रूप में तो XXY ये हमारा मेल की तरह दिखेगा, क्योंकि इसमें एक Y क्रोमोसोम है विद अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, लेकिन इसमें जो टेस्टिस है, वृषण है, वो सही से डेवलप नहीं होंगे। गायनेकोमास्टिया होगा, यानी इसके स्तन बड़े होंगे। एंड ऑफन मेंटल रिटार्डेशन, और इसमें मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं होगा, मानसिक रूप से अपंग होगा वो व्यक्ति। इट इज कार्ड बाय द यूनियन ऑफ नॉन डिसजंक्शन XX एग एंड स्पर्म ऑफ ए नॉर्मल X एग एंड एबनॉर्मल XY स्पर्म। तो जो ये XXY कंडीशन बनती है
तो ये किस कारण से होती है, तो बता रहा है इट इज कॉल्ड बाय द यूनियन ऑफ ए नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स एक्स एग। तो क्या होता है कि जैसे एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो जब एग का गैमीट बनेगा, मतलब ओवम जो बनता है, तो जब गैमीट बनेगा तो ये दोनों अलग नहीं होते बल्कि यूनियन में रहते, एक साथ चले जाते हैं। एंड स्पर्म ऑफ ए नॉर्मल एक्स एग एंड एबनॉर्मल एक्स वाई स्पर्म। और ये भी कंडीशन हो सकती है कि एक एग नॉर्मल हो, उसमें गैमीट एक्स ही हो, जबकि स्पर्म में एक्स वाई आ जाए साथ साथ। यहाँ पर यूनियन ऑफ नॉन डिसजंक्शन एक्स वाई स्पर्म हो जाए। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो क्योंकि फीमेल में एक्स एक्स होता है, तो जब हमारा गैमीट बनेगा, युग्मक बनेगा, तो एक्स एक्स अलग हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन आ जाए कि यूनियन ऑफ नॉन डिसजंक्शन, यानी ये अलग ना हो, एक साथ जा करके ओवम बना ले। या फिर मेल में एक्स वाई होते हैं, तो अगर गैमीट बनेगा जिसको स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु, तो एक्स अलग जाएगा, वाई अलग जाएगा, लेकिन किसी कारण से ये दोनों अलग ना होकर के एक साथ स्पर्म में चले जाएं, तो एक साथ जाएंगे तो ये मिलेगा, तो हमारा एक्स एक्स वाई बन जाएगा। या फिर ये अकेला आ जाए और ये साथ में चले जाएं और मिला करके, क्योंकि ये गैमीट में एक साथ आ गया, तब भी एक्स एक्स वाई बन जाएगा। तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। कह रहा है दिस इंडिकेट दैट इन ह्यूमन बीइंग वाई क्रोमोसोम इज एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये बात निर्धारित करती है कि जो वाई क्रोमोसोम है यही हम लोगों में लिंग निर्धारण का काम करता है, क्योंकि वाई के होने की वजह से वो व्यक्ति पुरुष है, भले ही उसके टेस्टिस अंडर डेवलप्ड हो, यानी कम विकसित हो, लेकिन पुरुष तो है ना, टेस्टिस हैं। तो ये कंडीशन हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 159, कह रहा है जीन पेयर हाइड्स द अफेक्ट ऑफ अनदर जीन। एक जीन का जोड़ा किसी दूसरे जीन के कैरेक्टर को छुपा देता है, हाइड। द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज, तो इस फिनोमिनन को एपिस्टैसिस बोलते हैं। आपके कोर्स में नहीं है, पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको क्रॉस कर दीजिए, अगर आगे आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे। हो सकता है एनसीईआरटी में किसी दूसरे चैप्टर में चीज लिखी हो। क्वेश्चन नंबर 160 आ जाता है, कैराइन हाइब्रिडाइजेशन टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी गिव्स राइज टू द प्रोजेनी ऑफ रेशियो। तो अगर ये क्रॉस कराएंगे तो प्रोजेनी का रेशियो क्या होगा, तो 1:1 का रेशियो आता है, हम लोग करा के इसको देख लेंगे। ये टेस्ट क्रॉस है, देखिए होमोजाइगस रिसेसिव से जो हमारी जनक पीढ़ी है, पेरेंटल पीढ़ी है, उससे क्रॉस कराया जा रहा है। F1 में जो क्रॉस करने के बाद आया है, तो इसको देखते हैं। तो स्मॉल टी मतलब जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इनके बीच क्रॉस कराया गया, तो क्या होता था, कैपिटल टी स्मॉल टी होता था। तो यहाँ पर एक कैपिटल टी स्मॉल टी है और स्मॉल टी, तो ये पेरेंटल है ना, जनक जो होमोजाइगस रिसेसिव है, उससे ये F1 पीढ़ी का क्रॉस कराया जाता है, इसी को हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते थे। तो अब इसको देखते हैं, कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, स्मॉल टी क्रॉस कराए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कराएंगे तो स्मॉल टी। तो देखिए दो कैपिटल टी स्मॉल टी हैं और दो स्मॉल टी हैं, तो 2:2 यानी 1:1 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे, सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा भी है, क्रॉसिंग ऑफ इंडिविजुअल हैविंग डोमिनेंट फिनोटाइप विद इट्स होमोजाइगस रिसेसिव इज ए टेस्ट क्रॉस व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो नीचे देखिए करके दिखाया भी है, जो हमने करके दिखाया वही चीज़ यहाँ दिखाई जा रही है।
अब आ जाता है 161, कह रहा है मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजन मैन एंड ए कलर ब्लाइंड वुमेन विल प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। तो इसको बना के देख लेते हैं। कह रहा है मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजन मैन, आदमी नॉर्मल है तो XY, और वोमेन में कलर ब्लाइंडनेस है तो दोनों X में बीमारी के लक्षण होंगे। अब इसको क्रॉस कराएंगे तो इस तरह आ जाएगा, इसको क्रॉस कराएंगे तो इस तरह आ जाएगा। तो देखिए दोनों जो लड़के पैदा होंगे उनमें कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होगी, लेकिन जो लड़कियां होंगी वो नॉर्मल होंगी लेकिन कैरियर होंगी, वाहक। देखने में तो नॉर्मल दिखेंगी लेकिन चूंकि एक X क्रोमोसोम में बीमारी का लक्षण है इसलिए वो दिखाई नहीं देगा, तो कैरियर होंगी। तो 2 बच्चे उसके बीमारी से ग्रस्त होंगे और दोनों बच्चियां नॉर्मल होंगी। तो कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर, देखिए कैरियर है तो कैरियर होंगे। तो कुल मिलाकर के कलर ब्लाइंड सन होंगे, कैरियर डॉटर, डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, जो सब किया है सब हमने आपको बता दिया। अब देखिए 162 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है द प्रॉब्लम ड्यू टू RH नेगेटिव फैक्टर राइजेज व्हेन द ब्लड ग्रुप ऑफ RH पॉजिटिव राइट एंड लेफ्ट RH नेगेटिव मिक्सअप। तो देखिए RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव से संबंधित आपके इस चैप्टर में कोई भी चर्चा नहीं हुई है NCERT में, इसलिए आपसे नहीं पूछा जाएगा। और रही बात क्वेश्चन की, तो देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने आपको बताया था कि गर्भावस्था के दौरान ये दिक्कत आती है, और थ्रोट ट्रांसफ्यूज़न या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए बच्चों में, तो चूँकि माँ से बच्चे में ब्लड जाता है इसलिए भी दिक्कत आती है। तो A और C दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो डी विकल्प हमारा करेक्ट है। इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे और आप क्रॉस कर दीजिए, इस क्वेश्चन को आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपके NCERT में अब नई वाली में ये नहीं है। हीमोफिलिक मैन मैरिज ए नॉर्मल विजन मोमेंट दियर ऑफ स्प्रिंग विल बी। फिर देखिए बना के देख लेते हैं। हीमोफिलिक मैन, हीमोफिलिक मैन है और नॉर्मल वोमेन से इसकी शादी होती है, तो क्या होगा? तो X X X X और XY XY। तो देखिए लड़के सब नॉर्मल होंगे, लड़कियां कैरियर होंगी। अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं कि ये जो वोमेन है नॉर्मल दिख तो रही हो लेकिन कैरियर हो। तो अगर ये कैरियर हो जाएगी तो फिर जो है क्या होगा, लड़कियां हमारी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगी और लड़के भी बीमारी से ग्रस्त होंगे, ये हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ नॉर्मल दिया है इसका मतलब वो महिला कैरियर नहीं है। तो अगर कैरियर नहीं है तो फिर जो है ये जो सन होंगे और जो डॉटर होंगी, डॉटर भी देखिए कैरियर है लेकिन दिखने में तो नॉर्मल ही दिखेंगे, तो ऑल नॉर्मल हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी देखिए करके दिखाया है जो हमने आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर 164 आ जाता है। कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्व इन द इनहेरिटेंस ऑफ। तो मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस के लिए किसमें जिम्मेदार है? उसे पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस कहते थे। स्किन कलर के लिए था, बहुत बार NCERT में दिखाया है। तो स्किन कलर हमारा मल्टीपल जीन यानी पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस होता है, बहुत सारी जीन उसमें मदद करती हैं स्किन कलर के लिए। तो बहुत बार NCERT में देख चुके हैं तो अब ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आगे आ जाता है 165। व्हेन सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट इट इज कॉल्ड। अब देखिए ये भी बहुत बार, जब बहुत सारी जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, जैसे बहुत सारी जीन स्किन कलर को कंट्रोल करती थी तो हमारा पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस था। लेकिन एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करे या बहुत सारे कैरेक्टर शो करे तो इसे प्लियोट्रोपी बोलते हैं।
बहुत बार चर्चा हो चुकी है। प्लियोट्रॉपिक एग्जाम्पल क्या है हमारा, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोनुरिया, ये हमारे प्लियोट्रॉपिक एग्जाम्पल से बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो हमारा बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, द एबिलिटी ऑफ ए जीन टू हैविंग मल्टीपल फिनोटाइप इफेक्ट, बहुत सारे दृश्य रूप दिखाई दे अगर एक ही जीन द्वारा, बिकॉज इट इन्फ्लुएंस ए नंबर ऑफ करेक्टर साइमल्टेनियसली इट नोन एज प्लियोट्रॉपी, क्योंकि बहुत सारे करेक्टर को इन्फ्लुएंस करती है एक ही जीन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी। बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। Arain Mendel had studied the 7 trait using a plant with 12 chromosomes instead of 14. In what way would his interpretation have been different? तो कह रहा है जो मेंडल ने 7 लक्षणों की चर्चा की, उनके जो है 7 में डबल डबल थे, जैसे लंबा पौधा तो बौना भी था, अगर हरी मटर की फली थी तो पीली भी थी, अगर फूली हुई थी तो झुर्रीदार, मतलब हर के 2-2 लक्षण थे। तो 7 का डबल करेंगे तो 14 होगा। तो 14 क्रोमोसोम में ना हो करके 12 क्रोमोसोम में इन लक्षणों का अध्ययन किया मेंडल ने। तो वही कह रहा है कि इन व्हाट वे वुड हिज इंटरप्रिटेशन हैव बीन डिफरेंट। हाँ, तो ये जो 7 लक्षणों को उन्होंने पता लगाया, ये 14 क्रोमोसोम में, थोड़ा उल्टा बता दिया, 14 क्रोमोसोम में थे। तो कह रहा है अगर 12 क्रोमोसोम में होते तो क्या स्थिति बनती जा करके। तो 14 अलग अलग क्रोमोसोम हो गए, मतलब 14 क्रोमोसोम में 7 लक्षण हैं, तो अलग अलग क्रोमोसोम में जोड़े वाले लक्षण थे। अगर 12 में हो जाए तो इसका मतलब 2 लक्षण किन्हीं 2 क्रोमोसोम में एक साथ आ जाएंगे। तो एक साथ कब होता है, जब लिंकेज होता है, जिसको हम लोग सहलग्नता कहते हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो सहलग्नता के कारण साथ साथ जीन चले जाएंगे। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट क्या होता है, स्वतंत्र अभ्युगमन का नियम, यानी स्वतंत्र रूप से जीन जाना चाहिए। तो जब स्वतंत्र नहीं जा पाएंगे, संलग्न होकर के साथ साथ चले जाएंगे पैरेंटल जीन, तो फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की खोज मेंडल नहीं कर पाते। तो ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट द 2 फैक्टर ऑफ ईच स्टेट असार्ट एट रैंडम एंड इंडिपेंडेंट, अपने इच्छानुसार जहाँ जाना चाहे चला जाएगा, और स्वतंत्रता से ऑफ द फैक्टर ऑफ अदर ट्रेड्स एट द टाइम ऑफ मियोसिस एंड गेट रैंडमली एज वेल एज इंडिपेंडेंटली अरेंज्ड इन द ऑफ स्प्रिंग। तो कहने का मतलब स्वतंत्र रूप से जाना चाहिए, लेकिन 14 की बजाय जब 12 क्रोमोसोम में लक्षण हो जाएंगे तो स्वतंत्र रूप से नहीं जा पाएगा। इसलिए मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट यानी स्वतंत्र अभ्युगमन के नियम की खोज मेंडल नहीं कर पाते। तो ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भी नीचे देखिए लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमने बताया वही सही है। अब देखिए 167 क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब ही होता है, मान लीजिए ये एक्स वाई है और ये एक्स एक्स है, इसको क्रॉस करते हैं तो क्या होता था, क्रॉस करने में हमको क्या रिजल्ट मिलता था, एक इसका जीन आता था, एक इसका जीन, यानी जो पेरेंटल है ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, तो ये अलग अलग देखें तो नॉन पेरेंटल हो जाएंगे। तो एक जीन इसका आएगा, एक जीन इसका आएगा। और लिंकेज में क्या होता है, जो एक साथ है तो एक्स वाई है, तो एक साथ एक्स वाई ही जाएगा। तो लिंकेज का उल्टा रिकॉम्बिनेशन होता है। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलील्स। तो ये जो साथ साथ एलील होंगे, लक्षणों के जोड़े होंगे, वो रिकॉम्बिनेशन में अलग अलग चले जाएंगे। तो लिंक्ड यानी साथ वाले अलग अलग जाएंगे, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलील। तो क्रॉसिंग का मतलब होता है कि अलग अलग जनक के जीन जोड़े जो हैं वो आएंगे। तो जाहिर सी बात है अलग अलग जनक के आएंगे, इसका मतलब एक ही जनक में लिंकेज होता है। तो लिंक्ड जीन क्रॉसिंग ओवर में अलग अलग चले जाते हैं, यानी उनका रिकॉम्बिनेशन होता है। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड
एलील्स हो जाएगा। ये सॉल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा क्रॉसिंग ओवर इज द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। हमने आपको बताया था कि जैसे क्रोमोसोम होता है तो इसमें दो फंदे होते हैं पेप्टाइड के, तो इसमें एक एक फंदे जब अलग हो जाते हैं तो इनको क्रोमैटिड कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये जो दोनों आपस में होते हैं पहले अलग अलग होते हैं, फिर एक दूसरे से अलग चले जाते हैं, तो क्रोमैटिड जाता है ना कि क्रोमोसोम, मियोसिस सेकंड में। तो क्या होता है कि जब ये क्रोमैटिड जाएगा तो क्रोमोसोम में दो धागे हैं तो एक अकेले जा रहा है, तो वही बात कर रहा है क्रॉसिंग ओवर इज द रेसिप्रोकल एक्सचेंज। रेसिप्रोकल एक्सचेंज का मतलब कि जैसे एक्स है और एक्स वाई है, तो ये दोनों पहले गैमीट बनेंगे तो दोनों आधे आधे होंगे ना, तो एक एक्स इधर चला जाएगा। इसमें भी क्या होगा, एक एक्स इधर एक एक्स इधर होगा। अब ये गैमीट बन गए, अब जब ये मिलेंगे तो एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा, तब जाइगोट बनेगा। तो यही रेसिप्रोकल एक तरह से एक्सचेंज है क्रोमोसोम का बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर का मतलब ये अलग है ये अलग है, ये कहने का मतलब। एक ही होता तो सिस्टर कह देते, नॉन सिस्टर का मतलब अलग अलग। क्रोमैटिड ऑफ ए पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस का मतलब एक ही तरह। इट रिजल्ट इन रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, इसी का रिजल्ट है जीन का रिकॉम्बिनेशन। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 168। कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ए हेटेरोजाइगस प्लांट हैविंग द जीनोटाइप। तो हमने कह रहा है ये जीनोटाइप दे दिया गया है तो इससे कितने टाइप के गैमीट प्रोड्यूस होंगे। तो इसके बारे में हमने आपको फार्मूला बताया था 2 की पावर n, जहाँ पर n हमारा हेटेरोजाइगोसिटी है। जैसे इसमें दो हेटेरोजाइगस हैं, ये होमोजाइगस है एक ही तरह का, ये दो अलग अलग तरीके के हैं, तो n बराबर हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही देखिए सॉल्यूशन में भी किया है। और कितने बनेंगे देखिए, तो ए बी स्मॉल सी, ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ए स्मॉल बी स्मॉल सी और ए बी सी सारे कैपिटल, ये हमारे बनेंगे 4 टाइप के गैमीट। अब देखिए गैमीट बनाते समय अगर हम ध्यान दें तो जैसे एक बार ये आपस में चले गए तो ए बी सी हो गया, ठीक ना। एक बार ये आपस में चले गए तो कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हो गया। एक बार क्या हुआ कि इसी तरह से ये कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी चला गया। एक बार कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी चला गया। ये 4 ही कंडीशन हो सकती हैं, तो 1 2 3 4 कंडीशन आपकी बन जाएंगी। तो इस प्रकार से 4 टाइप के गैमीट हमारे बन जाएंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब देखिए 169 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है वुमेन विद 2 जीन फॉर हीमोफीलिया एंड 1 जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑन one of the X0 chromosome married a normal man, how will the progeny be? तो कह रहा है कि एक औरत है उसमें 2 जीन है, हीमोफीलिया के लिए 1 जीन है और कलर ब्लाइंडनेस के लिए 1 जीन है, और वो है X0 क्रोमोसोम। इसका एक नॉर्मल मर्द से शादी हो जा रही है, तो कह रहा है उसके प्रोजेनी क्या होंगे। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि फिर से समझते हैं। कह रहा है एक औरत है जिसमें 2 जीन है, फॉर हीमोफीलिया एंड 1 जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो देखिए यहाँ पर
दो जीन है जिसमें से कि एक हीमोफीलिया वाली है और एक कलर ब्लाइंडनेस वाली है। यहाँ थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, लिख दिया है वोमेन विद 2 जीन, 2 जीन है उसमें फॉर हीमोफीलिया एंड 1 जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो कहने का मतलब हीमोफीलिया की एक जीन है और कलर ब्लाइंडनेस की एक जीन है, यही इसका मतलब होगा कहने का। और एक्स क्रोमोसोम पर स्थित है, X0 लिखा है। तो इसको बना के देख लेते हैं। अगर जो है हीमोफीलिया है एक क्रोमोसोम, तो इसका मतलब महिला कैरियर है और इसकी सामान्य पुरुष यानी नॉर्मल मैन से शादी करा दी जाए तो X होगा, X-Y हो जाएगा और XX और X-X हो जाएगा, X-Y। अब XX नॉर्मल और XY नॉर्मल। तो एक लड़की इसकी कैरियर होगी और एक सन इसका कलर ब्लाइंड से पीड़ित होगा, इस जोड़े का। तो ये कलर ब्लाइंडनेस वाली बात हो गई। अब हीमोफीलिया वाली बात करेंगे तो इसको इधर बनाते हैं ऐसे। तो इसमें भी वही कंडीशन होगी। अगर XY है, पुरुष नॉर्मल है, महिला कैरियर है, तो इसमें भी वही कंडीशन हो जाएगी। एक लड़का बीमारी ग्रस्त होगा और एक लड़की कैरियर होगी और एक लड़का नॉर्मल होगा, एक लड़की नॉर्मल होगी। कुल मिला करके डॉटर जो होंगी इसकी वो कैरियर होगी और एक नॉर्मल होगी, यानी 50% डॉटर कैरियर होंगी, 50% कलर ब्लाइंड वाली कैरियर होंगी। तो देखिए 50-50% आ रहा है। अगर 2 लड़कियां हैं तो एक लड़की कैरियर है, इसमें 2 लड़कियां हैं तो एक लड़की कैरियर है। तो कुल मिला के 50% डॉटर कलर ब्लाइंडनेस वाली कैरियर होंगी और 50% हीमोफीलिया वाली कैरियर होंगी। ये निकल के आ रहा है। अब इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है बोथ डिजीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ए रिसेसिव जीन। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये दोनों अप्रभावी जीन द्वारा से संबंधित हैं, विच लाइज ऑन द एक्स क्रोमोसोम, जो कि एक्स क्रोमोसोम में होती हैं, जैसा हमको पता है NCERT में पढ़े। ए वोमेन हैविंग बोथ जीन फॉर हीमोफीलिया, ए वोमेन हैविंग बोथ जीन फॉर हीमोफीलिया ऑन 1 X क्रोमोसोम एंड जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑन अदर X क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, जो 2 जीन ऊपर लिख दिया है उनमें से एक कलर ब्लाइंडनेस वाली है, एक हीमोफीलिया वाली, यहाँ से क्लियर हुआ। तो विल हैव जीनोटाइप XHXC, इसमें साथ में ही मतलब एक हीमोफीलिया से ग्रस्त है जीन और एक कलर ब्लाइंडनेस से, क्योंकि XX 2 ही होती है महिला में। तो XX में एक हीमोफीलिया से ग्रस्त, एक कलर ब्लाइंडनेस है और पुरुष नॉर्मल है XY। अब इनमें गैमीट बनेंगे तो XH और XC अलग अलग हो जाएंगे, इसमें XY अलग अलग हो जाएंगे। अब क्या होगा कि अब जब इनका वही चार्ट बनाए, चाहे ऐसे कर दें, तो एक बार इसके साथ तो XH X हो जाएगा, एक बार इसके साथ तो XC X हो जाएगा, एक बार इसके साथ तो XH Y हो जाएगा, एक बार इसके साथ तो XC Y हो जाएगा। तो देखिए जो बच्चा पैदा होगा वो हीमोफीलिया से ग्रस्त होगा और कलर ब्लाइंडनेस से भी ग्रस्त होगा, क्योंकि रिसेसिव जीन है। तो Y तो है, X एक ही है, दूसरा X है नहीं दबाने वाला, तो ये लक्षण यहाँ प्रकट होंगे। इसमें एक X भी है साथ में, तो ये लक्षण दब जाएंगे, तो ये कैरियर तो होंगे, लक्षण शो नहीं करेगा। तो जो डॉटर है वो देखिए कैरियर है, लेकिन जो पुरुष है वो हीमोफीलिया से ग्रस्त है। लेकिन अब ये बनाने से वो उत्तर नहीं निकल रहा 50% वाला, लेकिन जो हमने बनाया था पुनेट चार्ज उसमें 50% डॉटर कैरियर थी, 50% नॉर्मल थी, तो वो उत्तर निकल आ रहा है कि 50% हीमोफिलिक डॉटर होंगी कैरियर और 50% कलर ब्लाइंडनेस वाली होंगी कैरियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 170।
कह रहा है मेंटल रिटार्डेशन इन मैन एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इज यूजुअली ड्यू टू इंक्रीज इन एक्स कंप्लीमेंट। अगर एक एक्स कंप्लीमेंट बढ़ जाए तो मेंटल रिटार्डेशन माइंड में हो जाएगा। तो इसमें क्या था जो हमने पढ़ा था XXY क्लाइन फिल्टर, इसमें क्या था, टेस्टिस सही से डेवलप नहीं थे, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस थे, मेंटल रिटार्डेशन था और गायनेकोमास्टिया था यानी स्तन बड़े बड़े थे। तो इसी की बात कर रहा है। तो इंक्रीज इन एक्स कॉम्प्लीमेंट, अगर एक एक्स कॉम्प्लीमेंट माइंड में बढ़ जाए तो XXY हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम में, सेक्स क्रोमोसोमल बात कर रहा है। तो ये क्लाइन फिल्टर बीमारी हो जाएगी और इसमें क्या होता है कि टेस्टिस अंडर डेवलप्ड होते हैं और हमारा मेंटल रिटार्डेशन होता है और गायनेकोमास्टिया होता है। तो डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ये क्लाइन फिल्टर देके लिखा है। अब इसको ज़्यादा डिटेल पढ़ने का कोई मतलब नहीं। 47 क्रोमोसोम XXY हो जाएगा। अब आ जाता है 171 क्वेश्चन नंबर। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।